हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। टुडे आवर सब्जेक्ट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग और ये जो टॉपिक है दैट इज़ आल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ नेट कॉमर्स एंड नेट मैनेजमेंट, दैट इज़ द मेक और बाय डिसीजन, दैट इज़ आल्सो एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। और मोर ओवर ये एक डाउट वीडियो है जिसके अंदर क्या है कि स्टूडेंट के डाउट के ऊपर ये बनाया गया है और यहाँ पे मेक और बाय डिसीजन को थोड़ा सा इन डेप्थ के अंदर जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि व्हाट इज़ द मेक और बाय डिसीजन। देखो, मेक और बाय डिसीजन का जो हमें नाम से ही इंडिकेशन हो रहा है कि मेक का अर्थ होता है कि चीज़ हमें जो कंपोनेंट है या स्पेयर पार्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन को खुद बनाना चाहिए कि बाहर से परचेज करना चाहिए। जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है ये हमें डिसीजन लेने के अंदर हेल्प करता है कि वेदर वी शुड परचेज द कंपोनेंट फ्रॉम द आउटसाइड और मैन्युफैक्चर इन हाउस। In such a situation, the price demanded by the supplier is compared with the marginal cost of producing the component. तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जो सप्लायर जो है प्राइस डिमांड कर रहा है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट कंपोनेंट के साथ कंपेयर करते हैं। और अगर क्या है कि देखो, अगर वो कंपोनेंट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अगर हमारे पास वो आइडल कैपेसिटी है तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर उसको प्रोड्यूस करने से क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट इन्हांस नहीं होती तो देन वी डू नॉट टेक द फिक्स्ड कॉस्ट. Fixed costs are not taken into consideration on the assumption that they have been already incurred and the organization is having the extra idle capacity. मेक और बाय डिसीजन जो है डेफिनेटली डैट विल बी बेस्ड ऑन वॉल्यूम कि कितना जो है हमने जो कंपोनेंट चाहिए उसका वॉल्यूम क्या है, उसका फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, उसका वेरिएबल कॉस्ट क्या है और जब हम उसको परचेज करते हैं तो उसका पर यूनिट कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट टू बाय के अंदर हम देखते हैं वॉल्यूम इनटू पर यूनिट कॉस्ट और जब हम बनाते हैं तो हमें एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी पड़ेगी और पर यूनिट डायरेक्ट कॉस्ट इनटू द वॉल्यूम करते कि कितने यूनिट्स हमने बनाए। जैसे हमने 1000 यूनिट हमें चाहिए तो हम देखते हैं कि कॉस्ट टू बाय वॉल्यूम इनटू पर यूनिट कॉस्ट कि अगर हम परचेज करते हैं तो मार्केट के अंदर हमें ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। वॉल्यूम का अर्थ है कि कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए। और उसी तरह देखो, जो डिसीजन लेना होता है रीज़न फॉर मेकिंग के वाई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद मैन्युफैक्चर करती हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि कॉस्ट कंसर्न भी होते हैं कि हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं और ये भी होता है कि हम अपना वर्टिकल इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो जिसके लिए भी रिक्वायर कि हम उस चीज़ को खुद मैन्युफैक्चर करें और हम चाहते हैं कि अगर हम दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं तो हो सकता है वो हमें टाइमली सप्लाई ना करे, उसकी क्वालिटी के अंदर इश्यूज़ हो, तो हम यहाँ पर नीड ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट। तो क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज भी होते हैं, कई बार सप्लायर रिलायबल नहीं होता, कॉम्पिटेंट सप्लायर नहीं होता या जो हमें क्वांटिटी चाहिए होती है वो इतनी नहीं होती कि सप्लायर को लगे कि मैं इसको मैन्युफैक्चर करूं। और कई बार हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी रिड्यूस करना चाहते हैं और इसी तरह क्या है कि अगर वो चीज़ हम बनाते हैं तो हमारे पास क्या है कि हमें दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। और उसी तरह अगर हमने मार्केट से उसको परचेज करना है तो कई बार क्या होता है कि टेक्निकल इश्यूज होते हैं, हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती और सप्लायर जो होता है टेक्निकली एक्सपर्ट होता है। अगर हम खुद बनाते हैं तो वो क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर सकते। तो कॉस्ट कंसिडरेशन भी होता है कि हो सकता है कि जब हम उसको मैन्युफैक्चर करें तो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़े और यहाँ पे हमें छोटी मात्रा के अंदर चाहिए तो वो बाज़ार से परचेज़ करना ज़्यादा बढ़िया रहता है। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास इनसफिशेंट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती और कई बार ये भी होता है कि ब्रांड प्रेफरेंस भी होती है कि अगर हम उसको कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर ब्रांड का यूज़ करेंगे तो उससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और बढ़ जाएगी। तो जब हम प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हैं तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डेफिनेटली जब हम खुद बनाते हैं तो उसका जो स्टॉक होता है वो गोडाउन में रखना पड़ता है। तो इंक्रीमेंटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी बढ़ती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, इंक्रीमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड कितनी है और जो हमने परचेज मटेरियल कॉस्ट जो है डिलीवर करना है उसकी कॉस्ट क्या है और उसी तरह क्या है कि इंक्रीमेंटल मैनेजरल कॉस्ट कितनी है और उसी तरह फॉलोअप कॉस्ट। तो ये सारी जो है बनाते हैं हम कंसीडर करते हैं। उसी तरह जब हमने जो है परचेज करना है तो उसके अंदर भी क्या होता है,
परचेज प्राइस ऑफ द पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिसीविंग इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंक्रीमेंटल परचेजिंग कॉस्ट, एनी फॉलोअप कॉस्ट, तो ये सारा हम उसके अंदर जो है कंसिडर करते हैं। अब जो स्टूडेंट का डाउट था कि जैसे मैंने वैसे इसके अंदर आगे न्यूमेरिकल से भी समझाया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम उस डिसीजन लेते हैं कि हमने खुद मैन्युफैक्चर करना है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है इन्हांस होती है, तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या होता है कि हम फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि बेस्ट वे जो होता है कि हम देखते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस, कि अगर मिनिमम हमारी ये रिक्वायरमेंट है और हमारी वहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट जो है कवर हो रही है, और वहाँ पे हमारी जो बेसिकली क्या है कि अगर हम खुद बनाते हैं तो उससे क्या है कि हमें जो है लॉन्ग रन के अंदर बेनिफिशियल होता है, तो डेफिनेटली हम उसको बनाते हैं। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का अर्थ होता है कि जब हम जो उस कंपोनेंट्स को बनाते हैं तो एडिशनल कॉस्ट हमें कितनी पड़ती है। तो एडिशनल कॉस्ट के अंदर जो है यहाँ पे देखो वेरिएबल कॉस्ट है, और अगर क्या है कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है इंक्रीज होती है तो फुल पोर्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेट टू द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, जो हम स्पेसिफिकली जब हम उस पार्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी वजह से जो फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीमेंटल होती है तो उसको भी कंसिडर करते हैं। बट अगर प्रोवाइडेड फर्म के पास एक्सेस कैपेसिटी है और वो पार्ट प्रोड्यूस कर सकती है, तब हम सिर्फ वेरिएबल पार्ट को ही लेते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, क्योंकि हमारे पास आइडल कैपेसिटी है और वहाँ पे आइडल कैपेसिटी है, हमें और एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी, तो वो इंक्रीमेंटल नहीं होती। और यहाँ पे अगर हमें एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट पड़ती है तो हम ब्रेक इवन एनालिसिस जो है उसको यूज़ करते हैं, आगे जाके मैंने न्यूमेरिकल्स के अंदर बताया हुआ है। तो अब हम मेक और बाय जो डिसीजन है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि एक फर्म जो है उसको कंपोनेंट चाहिए, तो वहाँ पे दैट फर्म हैज़ टू टेक द डिसीजन कि हम उसको खुद बनाएं कि बाहर से खरीदें। अगर हम उसको खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो कॉस्ट उसकी 10 रुपये है। 7 रुपीज़ जो है, देखो टोटल कॉस्ट हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होती है। 7 रुपये जो है वेरिएबल कॉस्ट है और 3 रुपये जो है फिक्स्ड कॉस्ट है। तो यहाँ पे सेलर जो है वो अपनी प्राइस कोट करता है 8 रुपीज़, तो ये मार्केट प्राइस है। तो यहाँ पे हमने जो डिसीजन लेना है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस को हमने वेरिएबल कॉस्ट के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज़ ₹7 एंड द मार्केट प्राइस इज़ ₹8। तो इट मीन्स कि हमें 1 रुपये का, अगर हम उसको खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो 1 रुपये का हमें बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम उसको खुद बनाने का डिसीजन लेते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसीजन लेना होता है मेक और बाय, तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जिसके बेसिस पे वो ये डिसीजन लेती है। कॉस्ट फैक्टर्स होते हैं, नॉन कॉस्ट फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखो कॉस्ट फैक्टर के अंदर देखती है कि उसके पास प्लांट फैसिलिटी अवेलेबल है, आइडल फैसिलिटी अवेलेबल है, और जो आइटम है उसकी क्वालिटी क्या है, किस तरह का है, क्या वो हमारे प्रोडक्शन शेड्यूल को अफेक्ट करता है, और कितनी जो है स्पेस जो है रिक्वायर्ड है। अगर हमें बेसिकली अगर हमने उसको मैन्युफैक्चर करना है तो डू वी रिक्वायर एनी स्पेशल मशीनरी और एनी स्पेशल नो हाउ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम कंसिडर करते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो जब कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और उसी तरह क्या है कि जब हमने वो चीज़ बनानी है तो उसका रॉ मटेरियल, उसकी मार्केट प्राइस, तभी उसके अंदर मैंने आपको जो प्रीवियसली बताया था कि जो रॉ मटेरियल उसके लिए चाहिए उसकी भी हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, और लेबर कितनी अवेलेबल है, ओवरहेड एक्सपेंसेस कितनी हैं, और कॉस्टिंग की कौन सी जो है टेक्निक यहाँ पे लगेगी, और उसी तरह कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो है उसके अंदर इनकर होगा। अब अगेन यहाँ पे मैंने फिर उसी डाउट को लेके किया है कि प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम विल मीन एन आउटले ऑन मशीन एंड अदर फैसिलिटीज़। देखो अगर क्या है कि अगर हमने उसको डिसीजन लेते हैं कि वी हैव टू मेक दिस इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर मशीन या अदर फैसिलिटीज़ के ऊपर जो है हमें खर्चा करना पड़ता है, और ये जो खर्चा होता है फिक्स एक्सपेंस नेचर का होता है, जैसे हमें स्टाफ रखना पड़ता है जो कि परमानेंट नेचर का होता है, तो फिक्स एक्सपेंसेस बर्डन जो है इंक्रीज भी हो सकता है। तो डेफिनेटली
हमें यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस के जो हमारी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर हमारे पास प्लांट की आइडल कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कितना मिनिमम यूनिट हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है रिकवर हो जाए। तो यहाँ पे हम हर एक चीज़ को जो है कंसिडर करते हैं कि कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। कई बार क्या होता है कि देखो, अगर हम ने जो डिसीजन लेना है मेक और बाय का, उसके अंदर क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट हमें पड़ रही है और वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो ब्रेक इवन आता है कि 13,000 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारा जो है फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। बट अगर हमें मान लो कि 10,000 यूनिट ही चाहिए तो डेफिनेटली उस सिचुएशन के अंदर हमें बाहर से परचेज करना चाहिए। ये मैं आगे जाके आपको एग्जाम्पल से भी बताने वाली हूँ। नॉन कॉस्ट फैक्टर के अंदर क्या है कि अगर हम डिसीजन लेते हैं कि अगर वी इफ़ वी मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इन हाउस तो डेफिनेटली उसके कई बेनिफिट होते हैं। एक तो क्या होता है कि देखो, जो कंपनी की प्रोडक्शन है उसकी सीक्रेसी बनी रहती है और जो हमारे पास सरप्लस फैसिलिटी होती है उसका यूज़ होता है और हमने खुद को सप्लाई करना होता है, क्वालिटी भी मेंटेन होती है, टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं और सर्टेन फैसिलिटीज़ की डिज़ायरेबिलिटी जो है मतलब वो भी रहती है। और अगर यहाँ पे अगर हम बेसिकली देखो, अगर हमारा आउटसाइड सप्लायर कॉम्पिटिटर है तो वो हमें ख़राब भी कर सकता है। और उसी तरह क्या है कि देखो, अगर हम मार्केट से परचेज़ करते हैं तो हमें कोई कैपिटल नहीं चाहिए और हमें जो है बेसिकली उसके अंदर जो है पासिंग द नो हाउ टू सप्लायर और नॉट। तो कई बार क्या होता है कि जो चीज़ हमने मैन्युफैक्चर करनी है उसके अंदर क्या होता है कि डिमांड के अंदर फ्लक्चुएशन होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि वी हैव टू बाय इट फ्रॉम द आउटसाइड। और कई बार क्या होता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी जो है चॉइस होती है, तो जिसकी वजह से हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वी शुड बाय इट फ्रॉम द आउटसाइड। नॉन कॉस्ट फैक्टर के अंदर देखो, ये जनरली चीज़ें भी हम देखते हैं कि जो है कि अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्वालिटी को मेंटेन नहीं करें तो डेफिनेटली वी शुड हैव इट फ्रॉम द मार्केट। और अगर हम उस क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं या सप्लायर जो है रिलायबल नहीं है, टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं है, देन वी शुड मेक इट। अदरवाइज क्या है कि अगर हमारी क्वालिटी अश्योर्ड है, सप्लायर टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या है कि हमें जो है बाज़ार से परचेज़ करना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि हमें जो आउटसाइड सप्लायर है उसकी रेपुटेशन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी, उसके लेबर रिलेशन, सारी चीज़ों को जो है हमें देखना पड़ेगा। और उसी के साथ ही हमें ये भी देखना पड़ता है कि अगर हम सप्लायर से वो कंपोनेंट बनाते हैं तो डेफिनेटली हमें जो स्पेसिफिकेशन चाहिए वो टेक्निकल नो हाउ हमें उसको जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमारी सीक्रेसी जो है टार्निश होती है। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो है हम जब डिसीजन लेते हैं तो उसके अंदर जाती हैं। तो अब थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं तो उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाइंड दैट व्हाइल इट कॉस्ट ₹7.25 टू मेक ईच कंपोनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो उसको एक कंपोनेंट चाहिए तो अगर वो एक कंपोनेंट जो है बाहर से परचेज करती है तो उसको ए मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाइंड दैट व्हाइल इट कॉस्ट, कि अगर वो कंपोनेंट जो है खुद बनाती है तो उसको ₹7.25 कॉस्ट लगती है, और अगर वो मार्केट से परचेज करती है तो वहाँ पे उसको 5.85 जो है रुपीज़ खर्चे करने पड़ते हैं। और वहाँ पे सप्लायर उसको गारंटी दे रहा है कि हम आपको कंटिन्यूड सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे उसने अपना जो ये कंपोनेंट दिया है कि अगर हम उसको खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, मटेरियल कॉस्ट 2.75, लेबर कॉस्ट 1.75, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस 1.50 एंड टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है डैट इज ₹6। और अगर उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट जो है हमारी ₹7.25, ₹7.25 है। तो नाउ वी हैव टू टेक द डिसीजन वेदर वी शुड परचेज इट और वेदर वी शुड मैन्युफैक्चर इट। तो यहाँ पे हम मार्केट प्राइस को वेरिएबल कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं और मार्केट प्राइस is only ₹5.85 and what is the variable cost, that is the ₹6. Here market price is less than the variable cost. It means that we have the benefit to buy from the market. Another example is there. A company has to take the decision of make or buy. If it manufacture itself, then the total cost is $6.25 per unit. But if it buy from the market price of the product is ₹5.75. यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो टोटल कॉस्ट जो है that is $6.25
और जो बाज़ार से ख़रीदते हैं तो 575। तो यहाँ पे हम देखते हैं मटेरियल कॉस्ट 275, लेबर 175, अदर वेरिएबल कॉस्ट जो है ₹50 है, फिक्स एक्सपेंसेस 125 है। और अगर क्योंकि अभी उसने हमें कहा कि अगर सेलर जो है 490 पे सेल करे और या 575 पे सेल करे तो हमने किस तरह से डिसीजन लेना है दोनों सिचुएशन के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे हमारी जो सेल प्राइस है वो कितनी है 575 और वेरिएबल कॉस्ट जो है यहाँ पे टोटल 500 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन जो है 75 रुपीज़ का है। तो डेफिनेटली वी शुड मैन्युफैक्चर इट। बट अगर क्या है कि अगर मार्केट के अंदर इट इज़ अवेलेबल एट 490 तो यहाँ पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 500 है और जो मार्केट प्राइस है डेट इज़ 490 विच इज़ less than the variable cost. So it is advisable to the buy from the market. Now we have to take the decision कि जब fixed cost additional हमें पड़ती है, a firm can purchase a separate part at ₹12 per unit from the market. If we manufacture it in house, we require additional machinery of जो है उसकी कीमत जो है 1 लाख है, लाइफ इज़ 10 ईयर। तो अगर हम स्ट्रेट डेप्रिसिएशन लेते हैं तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स के साथ जब हम करते हैं तो 10,000 पर ईयर जो है डेप्रिसिएशन हमें पड़ेगी। ये एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट है कि जब हम मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन लेते हैं। और उसी तरह क्या है कि एक हमें स्टाफ भी रखना पड़ेगा फोरमैन जिसका मंथली सैलरी जो है 600 है, एनुअल सैलरी जो है उसकी 612 7200 पड़ेगी। और ये जो है हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, मटीरियल रिक्वायर्ड जो है 4 रुपीज़ पर यूनिट है, वेजेस जो है हमारी 2 रुपीज़ पर यूनिट है और 150 जो वेरिएबल ओवरहेड है वो इसका 150 है। तो ये 3 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं और ये हमें जो पैसा हमें जो मशीनरी को परचेज़ करने के लिए चाहिए 1 लाख, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 10%। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेदर वी शुड मैन्युफैक्चर इट और वेदर वी शुड परचेज इट। तो यहाँ पे हम एडिशनल कॉस्ट देखते हैं कि जो हमें पड़ेगी। तो देखो डेप्रिसिएशन हमने किस तरह से कैलकुलेट किया कि मशीन का जो वैल्यू है डेट इज़ 1 लाख और उसका एज कितना है 10 ईयर्स है। तो 1 लाख को 10 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन पर ईयर आ जाती है 10,000। और उसी तरह सैलरी ऑफ द फोरमैन जो है डेट इज़ 600 इंटू 12 डेट इज़ ₹7200। और उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 1 लाख इंटू 10/100 तो ये 10,000 है। तो ये हमारी क्या है फिक्स्ड कॉस्ट जो है। अगर हम उसको डिसीजन लेते हैं कि हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 27,200 से इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो हमारा परचेज प्राइस है मार्केट से परचेज करते हैं तो कॉस्ट हमें पड़ती है 12 रुपीज़ और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट जो है डेट इज़ 9 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें 3 रुपये की कंट्रीब्यूशन है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 27,200। तो उसको हम 3 रुपीज़ से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है 9067 यूनिट पे रिकवर हो जाएगी। अगर हमें जो क्वांटिटी चाहिए जो कंपोनेंट चाहिए अगर उसकी क्वांटिटी 9067 है या उससे ऊपर है तो देन वी शुड मैन्युफैक्चर इट। बट अगर उसकी क्वांटिटी जो है जैसे हमें 1000 यूनिट ही चाहिए तो देन वी शुड बाय इट फ्रॉम द मार्केट। तो इसी के साथ ही क्या है कि मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट का डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा।